नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आप लोगों के कमेंट्स में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि जब मकान बनाना हो, नया मकान बनाना हो, पुराना मकान तोड़ के मतलब डिसमेंटल करके नया मकान बनाना हो, या इसी वीडियो को आप रिनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आपका फ्लैट है या कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी मकान है, उसको आप इंटरनल रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास वीडियो देखने के बाद कोई एडिशनल पॉइंट हो, क्योंकि जब कोई आदमी मकान बनाता है तो उसके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। ये जो मैं बताऊंगा सिर्फ यही चैलेंज होते नहीं है, कोई नए चैलेंज भी आ जाते हैं। वो चैलेंज हो तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि जो भी व्यूअर्स है इस कम्युनिटी के, इंटीरियर दोस्त कम्युनिटी के, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज है वो है पैसा, बजट। आपके पास कितने पैसे हैं उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जितना भी आप एस्टिमेट करेंगे बजट, वो बजट आप मान के चलिए 20% से लेकर के कभी कभी 40% तक बजट ऊपर चला जाता है। जो भी आप बजट प्लान करते हैं कि मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, तो वो 12 लाख रुपए ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें कारण क्या होता है? कुछ चीजों की रेट बढ़ जाती है, कुछ चीजों में वेस्टेज या नुकसान हो जाता है। और काफी बार क्या करते हैं कि जो होम ओनर होते हैं वो थोड़ी महंगी चीज जब आप देखने जाते हैं, कहीं पे कोई भी चीज प्रोडक्ट देखते हैं, तो आपको ऐसे लगता है यार एक बार ही तो लगाना है, तो ये लगाने की जगह हम थोड़ा महंगा लगा लेते हैं। और काफी बार लापरवाही से की गई परचेजिंग की वजह से भी क्या होता है, बजट बढ़ जाता है। तो जब भी बजट बनाए, मन में मान के चलिएगा कि जो भी आपने बजट बनाया है उसमें मिनिमम 20% और ज्यादा से ज्यादा 40% जो है आपका बजट बढ़ने वाला ही है। अब आपने जब बजट बना लिया है, तो सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी चाहिए वो बिना काम शुरू करे बगैर, है ना, आपको डिजाइनिंग और जो भी परमिशंस या परमिट्स रिक्वायर्ड है, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो या कोई लोकल प्रॉब्लम हो। भारतवर्ष है, आपको पता ही है, यहाँ पे काफी सारी अलग अलग तरीके की लोकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो मैं वीडियो में बात नहीं करना चाह रहा, उनको आप ध्यान रखिएगा। और डिजाइनिंग और जो पेपर में, जितना आप खर्चा पेपर में कर लेंगे उतना ही आपका जो बजट एस्केलेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। आप 10 ड्राइंग्स बनाइए, 15 ड्राइंग्स बनाइए, चेंजेस करिए, और आप पेपर पे बैठ के जो भी आपके आर्किटेक्ट है, जो भी आपके इंटीरियर डिजाइनर है, जो भी आपके कंसल्टेंट्स है, उनसे आप पेपर पे ही डिस्कस कर लीजिएगा। साइट चालू करने के बाद डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर देखिए मकान आपका बनने वाला है। बाकी सारे तो मकान बना करके काम करके अपना पेमेंट लेके चले जाएंगे, तकलीफ भी आपको ही भुगतनी है और फायदा भी आपको ही मिलने वाला है। तो आपका टाइम डिजाइनिंग स्टेज पे बहुत ज्यादा दीजिएगा। जब आप डिजाइनिंग स्टेज पे टाइम दे रहे हो तो आपके लोकल प्रॉब्लम्स, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप पहाड़ों में मकान बना रहे हैं तो अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। थोड़े से जो नदियों के किनारे वाले जो जगह है वहां पे मकान बनाएंगे, अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। समुद्र के आसपास वाली जगह पे मकान बनाएंगे, अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। हमारे राजस्थान में अलग अलग एरिया में मकान बनाते हैं, अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आपकी सॉयल टेस्टिंग और लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, लोकल इंजीनियर्स क्या सजेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें कोई भी लापरवाही या गलती नहीं होनी चाहिए। अब काम जो है वो करेगा ठेकेदार। तो ठेकेदार जो शब्द है ये काफी बार बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है और काफी बार बहुत रिस्की हो जाता है। तो जब भी आप ठेकेदार हायर करें तो उसकी बैक हिस्ट्री, क्रेडिबिलिटी, कैसा उसने काम किया हुआ है, कहां कहां काम किया हुआ है, उनका काम कैसा रहा है, उसकी क्रॉस चेक, क्रेडिबिलिटी क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। उसके बाद एक रिलायबल और अच्छे ठेकेदार को हायर करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठेकेदार जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो पूरा मकान आपको बना के देगा, वो कौन होने वाला है, किसको आप हायर करने वाले हैं, खुद मॉनिटर करेंगे, वो ठेकेदार मॉनिटर करेगा, आर्किटेक्ट मॉनिटर करेगा, ये सब चीजें पहले ही डिसाइड करिएगा। अब इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट, जो सिविल इंजीनियरिंग समझता है, कंस्ट्रक्शन समझता है, उसको एज अ साइट सुपरवाइजर हायर जरूर कीजिएगा। ये जो 20, 25, 30 हजार रुपए महीने का जो खर्चा है, ये आपको काफी सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। ये जानता है बंदा, तो वो एक आपको साइट पे हमेशा 24 घंटे, जब भी आपकी साइट चल रही हो वहां पे वो बंदा हाजिर रहे
और जो भी काम हो रहा है उसको वो अपनी लैंग्वेज में मॉनिटर करे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा बिल्कुल ही फ्रेश बंदा हायर करने से अच्छा है थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा हो जिसने एक दो साइट देखी हुई हो, तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये खर्चा जो है, ये मेरा सजेशन ये है कि ये आपको जरूर जरूर हायर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं हो। आप चाहें तो इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट आदमी हो जिसको 15 20 25 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको भी हायर कर सकते हैं। बीच बीच में उसको साइट विजिट के लिए, मतलब एक होता ना, जैसे एक तो कहे कि आपने परमानेंटली हायर कर लिया, एक आप उनको साइट विजिट करा करके जो भी उनकी फीस हो वो देख करके आप फ्रीक्वेंटली, जैसे होता है ना साइट ऑडिट टाइप की, आप करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मुझे आपसे शेयर करना है कि काफी बार क्या करते हैं कि हमने आर्किटेक्ट हायर कर लिया और आप मकान बनवा रहे हैं, तो आपके पास ऐसा एक आदमी और होना चाहिए जिससे आप सेकंड ओपिनियन ले पाए। जैसे आर्किटेक्ट से बात करिए, आर्किटेक्ट ने आपको कोई बात बोली, अब हो सकता है आर्किटेक्ट जिम्मेदारी से ही बोल रहा हो या किसी रीजन से कोई आपको सजेशन दे रहा हो, तो उस सजेशन को या उस इनपुट को आपको किसी दूसरे समझदार आदमी से क्रॉस चेक भी करवाने के लिए ऐसे आदमी की भी आप व्यवस्था रखिएगा। अगर आपके नेटवर्क में कोई हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, बजटिंग, फिर डिजाइनिंग और फिर हायरिंग। हायरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आदमी को आप अपना मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वही आदमी आपको मकान बना के देगा, और कैसा बना के देगा, क्या प्रॉब्लम छोड़ के चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आदमी आप हायर करें, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आदमी जिसकी क्रेडिबिलिटी चेक्ड हो, वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब चूंकि मैंने वास्तु पढ़ लिया है, पहले तो मैं वास्तु पढ़ा नहीं था, तो मेरा सजेशन है स्ट्रांगली कि अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी मेरा स्ट्रांग सजेशन है कि वास्तु काम करता है तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी आपकी डिजाइन वेरीफाई करा लीजिएगा, सो दैट कि कोई बड़ी गलती, मेजर मिस्टेक नहीं हो जो कि बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको नुकसान दे सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट नहीं आ जाए, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस नहीं हो जाए, साउथ वेस्ट में आप टंकी नहीं खुदवा ले, इस तरीके की जो भी चैलेंजेस होती है, बड़ी गलती, छोटी मोटी गलती तो चलो रेक्टिफाई हो जाती है, बड़ी गलती अगर हो गई तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आप एक वास्तु कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं अगर आपको उचित लगे तो। एज पर रूल जब भी मकान बनता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक तो बिजली का कनेक्शन टेम्परेरी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम में ली जाने वाली बिजली का कनेक्शन लेना जरूरी है। उसी तरीके से पानी का कनेक्शन भी, कंस्ट्रक्शन के लिए आप पानी यूज करने वाले हैं उसके लिए कनेक्शन लेना जरूरी है। तो ये आप अपनी जगह के हिसाब से, मेरा सजेशन है कि एज पर कंप्लायंस ही करें, क्योंकि कोई आगे अगर अननेसेसरी तो आपको पेनल्टी लगाएगा या आपको कोई तकलीफ दे सकता है। और मकान बनाना शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पानी की व्यवस्था, क्योंकि पानी भारतवर्ष में कहीं पे बहुत आराम से मिल जाता है, कहीं पे बहुत तकलीफ से मिलता है। एक तो पानी का स्टोरेज प्रॉपर हो, टैंकर वैंकर कहाँ से मंगाएंगे, क्योंकि तराई पानी जब भी मकान बनेगा तो काफ़ी सारा पानी की जरूरत आपको पड़ेगी। और पानी का जो टैंक बनाया ना, वो इस तरीके से बनाइएगा कि वो ही पानी का टैंक बाद में मकान बनने के बाद आपको वही टैंक आपका रेगुलर जो होता है ना पानी स्टोरेज करने का टैंक जो है वो उसकी तरह से काम कर ले। इसमें भी वास्तु चेक करवा लेना अगर आप बिलीव करते हैं तो। अच्छा, अब जैसे आपने मकान बनाना शुरू कर दिया, काम चालू हो गया है, तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आप रहते हैं टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको देखना हो तो मेरा एक डिटेल वीडियो टर्माइट के ऊपर अलग से चैनल में है, वो आप देख लीजिएगा। तो टर्माइट ट्रीटमेंट और टर्माइट की जो भी मतलब ना प्रिकॉशन हो गया मकान बनने से पहले वाला, और मकान बनने के बाद भी कोई तकलीफ आ जाए तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, वो सारा किसी टर्माइट एक्सपर्ट से बात करके वो प्रोविजन जरूर आप करवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब आप काम कराना शुरू कर रहे हैं तो आपकी साइट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मतलब, भारतवर्ष एक बहुत ही प्यारा देश है, भारतवर्ष तो क्या पूरी दुनिया ही अलग अलग तरीके के लोगों से भरी हुई है। तो आपकी साइट से सामान चोरी होने की संभावना बहुत रहती है। तो जो भी महंगी चीजें हैं उनकी सुरक्षित स्टोरेज, उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। आजकल जो कंटेनर्स आते हैं ना, जो कंटेनर एक्सपोर्ट में काम में आते हैं, वो किराए पे मिल जाते हैं, वो आप मंगा करके आपकी साइट के आसपास रख सकते हैं ताकि उसके अंदर आप स्टोर कर लें, लॉक लगा लें। और सीमेंट जो है वो क्या है, वो भी आपको ये जो कंटेनर्स होते हैं इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आपके सीमेंट अनलोड किया और आपने कंटेनर में भर के रख दिया, या जो भी महंगी चीजें हैं वो आप उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा, या गार्ड रखना पड़े तो गार्ड रख लीजिएगा। और गार्ड भी ऐसा होना चाहिए कि वो सो नहीं जाए और वो ध्यान रखे कि आपके यहाँ से कोई भी चोरी नहीं हो, क्योंकि चोरी का नुकसान भी काफी बड़ा हो जाता है। 4-5% से लेकर के 15-20% तक की चोरी होने की संभावना रहती है, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। और जब साइट शुरू होना तभी
आपको सीसीटीवी कैमरास भी साइट पे लगवा लेना चाहिए, ताकि आप कहीं भी हो आपके मोबाइल पे आप देख सके कि अभी साइट में क्या हो रहा है। आप चाहें तो साइट के बाहर बाहर कैमरा लगा सकते हैं। आप चाहें जैसे जैसे साइट मतलब ग्रेजुअली ग्रो करती जाए वैसे अंदर आप कैमराज लगा सकते हैं, और थोड़े बहुत नकली ऐसे ही फालतू दिखावटी कैमराज भी लगा दीजिएगा, ताकि जो छोटे मोटे चोर है वो कैमरा को देख करके भी आपकी चोरी से आप बच सकते हैं। फालतू कैमरा जब लगा ही रहे हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से ही लगाने में ज्यादा फायदा है। और थोड़े ऐसे डिफिकल्ट लोकेशंस पे जरूर कैमरा लगाइएगा, ताकि कोई आकर के तार काट के कोई बदमाशी वगैरह नहीं हो जाए। क्योंकि जो चोर होता है, अगर मान लो छोटा मोटा चोर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सोच समझ के आया तो पूरी व्यवस्था रेकी करेगा, फिर तार वार काट देगा, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी चोरी करके लेके चला गया ना, तब कितनी सीसीटीवी कैमरा में दिख जाए ऐसा कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक होता है ना रोकने का एक तरीका है। तो गार्ड अच्छा बढ़िया रखना बहुत जरूरी है साइट में, कि वो गार्ड आपके तराई वराई का काम भी कर देवे और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे हुए। इसका बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत ही प्यारी चीज किसी ने बोली कि कभी भी मकान है ना मॉनसून से जस्ट पहले बनाना चालू नहीं करना चाहिए। और मान लो कोई मुहूर्त उहूर्त का चक्कर है तो आप मुहूर्त करके फिर मॉनसून के बाद ही बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मॉनसून से जस्ट पहले मकान बनाना चालू करते हैं तो जो नींव की खुदाई वगैरह है या बेसमेंट की खुदाई करते हैं तो बरसात के समय बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा पानी भर जाता है। फिर जो आपने खुदाई करी वो साइड की दीवारें गिर जाती है और आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की संभावना रहती है इसकी वजह से। क्योंकि मकान बनते बनते कोई गड़बड़ हो गई, किसी की पड़ोसी की दीवार में कोई दिक्कत आ गई, तो वो भी आपको ही ठीक करवा के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, जो मकान बनते समय जो ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके की अपने को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सरिया बढ़िया क्वालिटी का लगाना चाहिए। सीमेंट जो भी अच्छे से अच्छी सीमेंट हो वो यूज करनी चाहिए। जो बजर बूट है या बजरी है जिसको बोलते हैं, वो भी आपको अच्छी यूज करनी चाहिए। और तराई वगैरह जो होता है ना, क्योरिंग वगैरह प्रॉपर करके आपको स्ट्रक्चर बहुत मजबूत कराइएगा। और वाटर प्रूफिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर स्टेप पे वाटर प्रूफिंग का ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारतवर्ष में कहीं पे तो पानी क्या बोलते हैं, जमीन के नीचे पानी बहुत ज्यादा है जो कि आपको पर्कुलेट होकर दीवारों में आ जाता है। और कहीं कहीं पे क्या बरसात कम होती है तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरीके से कर दिया जाता है कि सडनली अगर बरसात आ गई तो वो फिर वो पूरी दीवारों में से अंदर पानी घुस जाता है। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कराइएगा सो दैट कि पानी की सीपेज की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो वाटर प्रूफिंग की व्यवस्था और क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। यहीं पे जब मकान बन रहा है ना, उसी दौरान प्रॉपर जो प्लम्बिंग ड्रेनेज ड्रेनेज वाला जो प्लम्बिंग है, मतलब आपके अंदर मकान के अंदर जो पानी आएगा वो ड्रेन आउट होके कैसे जाएगा, ये शुरू में ही प्लान करके करवा लीजिएगा। और यहीं पे ड्रेनेज जब मैं बता रहा हूं ना, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर अगर आप कराइएगा। भले ही आप छोटा सा मकान भी बना रहे हैं तो मतलब एक आप समझ लीजिए जिससे आप पानी निकालते हैं, आप भगवान ने आपको फ्री में पानी दे रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बरसात का पानी जो भगवान दे रहे हैं वो भी आप ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड बेसिक जो मिनिमम जो ड्रेनेज जिसको बोलते हैं ना, जो आपके मकान में से पानी ड्रेन आउट करेगा, उसकी प्लानिंग शुरू में ही कर लेनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराइएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का एक और फायदा होता है कि अगर आपने अपने खुद के घर में बोरिंग लगा रखी है तो वो बोरिंग भी आपकी रिचार्ज होती रहती है। आपकी तो होगी होगी, आपके पड़ोसियों की भी रिचार्ज होगी। और नहीं भी होती है तो भी आपको करवाना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं कि एक जो कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हो तभी जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व है उनसे डेट, मतलब ना डेट टाइमलाइन जरूर आप पूछ लीजिएगा भी ये कितने दिन में ये काम हो जाएगा। जो भी टाइमलाइन आपको कोई भी एजेंसी दे उसमें वही वापस 20% करीब का इंटरनल आपके मन में आप उसको बढ़ा करके वो डेट फाइनल कर लीजिएगा। और उस डेट को टारगेट रख के सबसे स्पीडली काम कराइएगा। अब इसमें क्या है, न तो काम रिलैक्स्ड आराम से, पता चला 4 दिन तक साइट में कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। और न ही जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी की जल्दीबाजी करनी चाहिए। क्योंकि मकान आपका एक ही बार बनने वाला है और आपने जल्दीबाजी करी और जल्दीबाजी के चक्कर में कोई गड़बड़ हो गई तो फिर वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। यहीं पे एक ऐड कर देता हूं कि बाई चांस कोई काम हुआ और आपको पता चल गया कि ये गलत हो गया है तो उसी टाइम पे ही रेक्टिफाई कराना ज्यादा फायदेमंद है। जो नुकसान होगा होगा, लेकिन तुरंत उसी समय पे ही उसको तोड़ के दोबारा करवा लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट किया कि एक बार गलती हो गई, अब जो मकान मालिक है वो इसी उधेड़ बुन में रह गया कि इसको ठीक कराऊं तो पैसे लग जाएंगे, कराऊं नहीं कराऊं, कराऊं नहीं कराऊं, तो कराने में ज्यादा फायदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप बोलने वाला हूं। साइट की रेगुलर सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपकी साइट साफ है, शुरू से ही आप माहौल बना के रखिएगा कि न तो यहाँ पे कोई आदमी थूकेगा इधर उधर, न कोई गंदगी फैलाएगा, और एक एजेंसी 2 आदमी की या 3 आदमी की या 1 आदमी की टीम बना के रखे, उसका काम है सुबह से लेकर शाम तक साइट की सफाई करते रहना। साइट साफ सुथरी दिखेगी तो आपका नुकसान कम होगा, आपको जो काम डेवलप हो रहा है, जो काम बढ़ रहा है, वो कैसा हो रहा है, कितना काम आगे बढ़ रहा है, ये आपको साफ दिखेगा। मतलब ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है नहीं है, एक आपको पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आएगी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने साइड साफ सुथरी रखी तो आपका नुकसान बहुत कम होगा। कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें लोहा चला गया, सरिया चले गया, हो सकता है आपकी कोई महंगा और कोई आइटम चला गया, या जो चोर कोई आपकी साइट में जो थोड़ा डिसऑनेस्ट बंदा है वो क्या करेगा, जानबूझ करके जो गंदगी होगी ना उसमें कोई महंगी चीज़ छुपा देगा, फिर वो फेंक देगा, फिर वहाँ से उठा के ले जाएगा। इससे बहुत सारी बदमाशियाँ होती है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। चोरी की बात चालू हो गई तो मैं बीच में ही बोल देता हूं, आगे की ये टॉपिक आगे आने वाला था। कोई भी महंगा आइटम या ऐसा आइटम जो डिटैच हो सकता है, जैसे बाथरूम की जो होता है ना फिक्सचर्स, पाइपिंग वगैरह तो आप पहले करा लो, लेकिन कोई भी महंगी चीज जो कि नल है जैसे खोल के लेके जा सकता है, या कोई ऐसी चीज जो महंगी चीज है जो चोरी करके ले जा करके बाहर बेची जा सकती है तुरंत, कॉपर की पाइप है जैसे एसी की कॉपर पाइप्स वगैरह है, ये सब ये बहुत ज्यादा जल्दी चोरी होती है, तो ये लास्ट में कराना है, और कराने के बाद भी एक बार आपको इसको छुपा देना है, प्लास्टर वास्टर कुछ करा करके, और मार्किंग कर दो कि इसके अंदर यहाँ पे कॉपर पाइप है, ताकि थोड़ी सी उसको लास्ट में जब ओपनिंग से पहले के टाइम पे उसको आप कॉपर पाइप आप बाहर निकाल करके एसी वेसी का जो भी इंस्टॉलेशन कराना हो ना वो करा ले। तो जो भी चीज़ चोरी हो सकती है, जैसे बिजली के तार बहुत जल्दी चोरी होते हैं, आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिशियन खुद ही चोरी कर लेते हैं, है ना। फिर प्लम्बिंग में जो ये नल की फिटिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लाइट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, तो ये सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिफ्ट। अगर आप 2 मंजिल से ज्यादा का मकान बना रहे हैं, 3-4 मंजिल का मकान बना रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि लिफ्ट का प्रोविजन जरूर दीजिएगा। अभी लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं वो एक अलग बात है, लिफ्ट का प्रोविजन देकर के एक खांचा बना लीजिए, और फिर उसमें एक टेम्परेरी फ्लोर वगैरह डाल के आप एज अ स्टोर रूम या किसी तरीके से आप उस जगह को यूज कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत हो तो आप लिफ्ट लगा सकते हैं। क्योंकि आपकी उम्र जैसे जैसे आप थोड़ी उम्र ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे आपके घुटने में तकलीफ होगी, तो फिर आप चौथे मंजिल में, तीसरे मंजिल में जा नहीं पाओगे, ग्राउंड फ्लोर में तसल्ली करनी पड़ेगी, तो आप ऊपर छत पे जा पाओ, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था रहे आपके मकान में, उसके लिए लिफ्ट का प्रोविज़न जरूर 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 कीजिएगा। जब आप मकान बनाओगे ना तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा। ऐसा नहीं किसी के भरोसे छोड़ दो आप, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स वगैरह चाहिए ये आप खुद पर्सनली मॉनिटर करिएगा, ताकि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, और जहाँ पे चाहिए वहीं पे आना चाहिए। ऐसे नहीं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में पंखा गलत जगह पे आ गया या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऐसी गलत जगह पे आ जाए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि पंखा अगर गलत जगह पे आ गया तो आपको भुगतना है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपकी गलत जगह पे आ गई तो आपको भुगतना है। पंखा का तो चलो आजकल वो फास्टनर लगा करके जगह चेंज हो सकती है, लेकिन वो रिस्की है, कभी मान लो निकल के गिर गया तो ये सारी चीज़ें आप खुद मॉनिटर करिएगा कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल पॉइंट आ रही है। और अगर आप वास्तु मानते हो तो वो भी ध्यान रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट का जो है ना मेन जगह, किस जगह पे आपका इलेक्ट्रिकल का जो स्विच मेन मीटर जो आ रहा है वो किस जगह पे आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। अब आ गया वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी डिज़ाइन बने वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, और वेंटिलेशन के साथ साथ कूलिंग, क्योंकि मैं गर्म जगह में रहता हूँ तो कूलिंग या हीटिंग मान लो आप, तो कूलिंग एंड हीटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ तो हमारे लिए गर्मी बड़ी समस्या है, तो एसी का आउटर यूनिट कहाँ रहेगा, किस तरीके से आपकी कूलिंग की व्यवस्था होगी, कहाँ कहाँ पे कूलिंग आएगी, कहाँ पे आप एसी लगाएंगे, कहाँ पे आप कूलर से काम चलाएंगे, इन सब चीज़ों का और क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह का भी आप डिजाइनिंग के स्टेज पे ही शुरू में ही प्लान कर लीजिएगा। अगर आप कूलर लगाने वाले हो जो कि ड्राई एरियाज में ही लग सकता है, ह्यूमिड एरिया में कूलर लग नहीं सकता, तो उसमें पानी की सप्लाई, ताकि आपको कूलर में पानी भरना होता है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ पहले से ही प्लान कर लीजिएगा। और आजकल सेंट्रलाइज कूलिंग यूनिट लगने लग गया है, एचवीएसी लगने लग गया है, उसकी व्यवस्था आप पहले ही करने हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आपको एचवीएसी की प्लानिंग करनी चाहिए, अगर आपके पैसे हैं तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि आपके जो बच्चे अब कमाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो आपको एचवीएसी लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब ऐसे मान लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब आपका काम आ गया दीवारों को फिनिश करना और फ्लोरिंग। अगर आप फ्लोरिंग करा रहे हैं तो फ्लोरिंग जिस भी चीज़ की कराएं, टाइल्स की कराएं, मार्बल ग्रेनाइट की कराएं, या कोई सॉफ्ट फ्लोरिंग जैसे वुडन फ्लोरिंग या कारपेट करा रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग और कारपेट वगैरह करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये आपको बिल्कुल लास्ट में कराना है, पेंट वेंट सब होने के बाद में। लेकिन अगर आपकी हार्ड फ्लोरिंग है जैसे टाइल्स है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, इन सब चीज़ों की करा रहे हैं तो ये आपको पहले कराना पड़ेगा। पहले करा के बहुत इंपॉर्टेंट उसको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करिएगा, नहीं तो क्या है
कि बाकी जो एजेंसीज आपकी फॉल सीलिंग वाली या कोई भी एजेंसीज आएगी, कारपेंटर आएंगे या इलेक्ट्रिशियंस आएंगे, उसमें खूब सारे स्क्रैचेस और गंदगी कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से आपको अपनी टाइल्स को प्रोटेक्ट करना है, आपके मार्बल को प्रोटेक्ट करना है, आपके ग्रेनाइट को प्रोटेक्ट करना है, आपके इटालियन मार्बल को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट कि आपको लास्ट में जब मकान तैयार होके मिले तो वो एकदम बिल्कुल चमाचम बढ़िया मिले। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे यार ये जो टाइल लगाई इसमें तो सीमेंट घुस गई अंदर, अब वो निकल नहीं पाएगी, निकलेगी नहीं बड़ी मुश्किल से। या मार्बल में कोई ग्रेनाइट में कोई स्क्रैचेस आ गए तो बड़ी दिक्कत देंगे। मार्बल में तो चलो पॉलिश हो जाएगी, लेकिन ग्रेनाइट में अगर स्क्रैचेस आ गए तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मार्बल लगा रहे हैं तो मार्बल की पॉलिशिंग थोड़ा सा आप डिले करिए, फिर मार्बल पॉलिश करा लीजिए पेंट के साथ साथ। फिर पेंट का आखिरी 2 हाथ, पेंट के आखिरी 2 हाथ पेंडिंग रख के फिर आप आपकी जो मार्बल की पॉलिश है करा करके फिर पेंट आप फिनिश कराइएगा। जब पेंट फिनिश करेगा तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर से आपको एग्रीमेंट करना है कि भाई पेंट करते समय मेरी मार्बल की फ्लोरिंग की 12 आप नहीं बजाएंगे। तो मार्बल की फ्लोरिंग की प्रोटेक्शन करके पेंट के आखिरी के जो फिनिशिंग के ना लास्ट आखिरी के 2 हाथ पेंट के वो लास्ट में मार्बल की पॉलिश कंप्लीट होने के बाद मार सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ये आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, पेंटर के छींटे लग गए मार्बल में, मार्बल ने एब्जॉर्ब कर लिया, या मार्बल की पॉलिश के छींटे दीवार में चले गए, फिर उसको आपको पेंट मतलब पेंट एंड मार्बल की पॉलिश हैंड टू हैंड चलेगी और इसको बड़ी जिम्मेदारी से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी फिनिशिंग स्टेज आ गई है। अब आपके घर में सारी महंगी चीजें, आपके जो मेन खर्चा है ना अब चालू हो गया है। तो ये जो महंगी चीजें जो आएगी आपके यहाँ पे वो लॉक एंड की में रखना, गलती से भी ध्यान रखना। और जो मैंने शुरू में बोला था ना, जो साइट सुपरवाइजर है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेना। अगर वो सही आदमी है तो उसकी जिम्मेदारी में गिन के स्टॉक रजिस्टर बनाना, आपको कितने पीस क्या आया, किसको दिया, ये सारा रिकॉर्ड उसकी रखने की जिम्मेदारी हो, ताकि आपके यहाँ से चोरी की वजह से नुकसान नहीं हो। और ये सारी चीजें लॉक एंड की में लगाना है। और प्लम्बिंग का जो सामान लगाओगे ना, जब खिड़की दरवाजे सब लग जाए ना उसके बाद प्लम्बिंग की इंस्टॉलेशन कराना। शावर पैनल्स हो गए, नल वगैरह हो गए, क्योंकि आजकल नल वल बहुत महंगे आते हैं। लाइट वगैरह जो है ना, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वगैरह जो महंगी लाइट्स लगती है, वो जब खिड़की दरवाजे लग जाए उसके बाद लगवाना, ताकि ये चोरी नहीं हो जाए। लाइट जो है आपके मकान को सुंदर दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें भी आप थोड़ा इन्वॉल्व होकर के देखिएगा कौन सी जगह पे कौन सी लाइट लगेगी, ताकि दिखने में सुंदर लगे, रहने में मजा आए। क्योंकि क्या है कि अगर लाइट की प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वो भी थोड़ा दिक्कत दे सकती है। तो आजकल क्या बहुत सुंदर सुंदर अच्छी डिजाइनर लाइट्स आती है, उसको आप बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करिएगा। थोड़े पैसे लगेंगे आपके महंगे, थोड़ा आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हाई एंड नहीं लेकर के बीच वाली ले सकते हैं। तो आप लाइट अगर अच्छी तरीके से लगाएंगे तो आपका मकान बाहर से और अंदर से बहुत खूबसूरत लगेगा। तो लाइट की प्लानिंग में भी आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो लाइट अच्छे से लगाइएगा और बिल्कुल आखिरी में लगाइएगा, ताकि आपकी लाइटें चोरी नहीं हो जाए। बीच बीच में साइट की प्रॉपर क्लीनिंग कराते रहिएगा। मैं बीच में आपको दोबारा से रिमाइंडर दे रहा हूं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना है, लिख के चिपका दीजिएगा। इधर उधर थूकना मना है, थूकने पे ये फाइन लग सकती है, ये है वो भी, जो भी आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं करिएगा। नहीं तो पता चले इधर कोई थूक देवे और भी कोई गंदगी कर देवे, बड़ी समस्या रहती है साइट में। टीम काम कर रही है, उनके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था शुरू में ही कर दीजिएगा, ताकि आपकी यहाँ पे गंदगी कम हो, है ना। पता चला आपने यूरिनल की और जो फ्रेश होने की जो सुविधा आपने दी नहीं, तो अब कोई आदमी को कोई दिक्कत आ गई तो फिर वो क्या करेगा। खिड़की और दरवाजे जब लगाएं तो उसमें खिड़कियों में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं आजकल। लकड़ी जो पहले पत्थर की चौखट वाला सिस्टम है, फिर लकड़ी की खिड़की दरवाजे लगने लग गए हैं, फिर उसके बाद यूपीवीसी की लगती है, आजकल एल्युमिनियम का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ के फिर कराइएगा। और जब भी आप खिड़की लगाएं तो एक विंडो सिल जिसको बोलते हैं, चारों तरफ पत्थर की सिल लगा करके फिर लगाएंगे तो फिनिशिंग स्मार्ट आती है। तो इसके बारे में भी आप सोचिएगा, विंडो सिल लगा करके खिड़की दरवाजे लगाइएगा। और टर्माइट ट्रीटमेंट कराया हुआ है तब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी वगैरह लगा सकते हैं। नहीं तो आप लकड़ी की जो चौखट वगैरह वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ही प्लान करिएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में दीमक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऊपर पॉसिबिलिटी कम रहती है। आ सकती है लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है। और टर्माइट का ध्यान बहुत ज़्यादा, टर्माइट और सीपेज, 2 चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर जब आपको लगे कि आपका मकान करीब करीब रेडी हो चुका है तो उस टाइम एक डीप क्लीनिंग, बढ़िया से शानदार सफाई करवा लीजिए सब चीज़ों की, सब जगह से। फिर बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज़ चेक करिए, कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर कोई कमी रह गई हो तो इसी स्टेज पे आप उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में कराओगे तो आपको एजेंसीज नहीं मिलेगी, लेबर नहीं आएगी, आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो सारी चीज़ माइन्यूटली खुद पर्सनली खुद आपका जो साइट सुपरवाइजर है वो
मिल के एक एक चीज़ माइन्यूटली चेक करिए। कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो उसको कमियों को ठीक करा लेना। मतलब जब एजेंसीज छोड़ जा रही हो छोड़ के, उनका जब हिसाब आप क्लियर करो उससे पहले सारी चीज़ लास्ट में चेक करिएगा, क्योंकि अगर चले गए ना तो आपको वापस बुलाना बहुत भारी काम है। अब आ गया फर्नीचर और डेकोर। फर्नीचर और डेकोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं काजल टिक्की। हमारे राजस्थान में बोलते हैं काजल टिक्की लगाना मकान को। जब तक फर्नीचर सुंदर तरीके से, फर्निशिंग सुंदर तरीके से नहीं प्लान करेंगे तो मकान में जो जान आनी चाहिए वो नहीं आएगी। पर्दे बढ़िया लगाइएगा, लाइट्स मैंने आपको पहले सजेस्ट कर दिया, फर्नीचर अच्छे से लगाइएगा। कोई सॉफ्ट फ्लोरिंग लगा रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, कारपेट, कारपेट टाइल्स, चेयर, टेबल, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें थोड़ी टेस्ट से लीजिएगा, क्योंकि पैसे आपके वैसे भी लगने हैं वैसे भी लगने हैं। जो दिखने में सुंदर लगे वो चीज़ लगाइएगा। पूजा रूम बहुत सुंदर अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आपको भगवान से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए, मेन पावर लाइन से अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे आपका कनेक्शन जरूर रहना चाहिए। अगर आप हिंदू या जैनी हैं या जो भारतीय संस्कृति से हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आपके भगवान की व्यवस्था रखनी चाहिए। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, वहां पे आपकी भगवान का स्थान होना बहुत जरूरी है। और उधर कोई भी लाल कलर नहीं होना चाहिए एज पर वास्तु, वो भी आप ध्यान रखिएगा। लाल बल्ब नहीं लगाना, लाल कलर नहीं लगाना उधर। अगर ऊपर वाले ने आपको पैसे दिए हैं तो आप फर्नीचर अच्छा सेलेक्ट करिए। जब तक आपका मकान बन रहा हो उस दौरान आप फर्नीचर पे रिसर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो भारतवर्ष से लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं। नहीं तो आजकल इंपोर्ट बहुत इजी हो गया है, चाइना से आप पूरा फर्नीचर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। और पूरी दुनिया इंपोर्ट कर रही है, और आप इंपोर्टेड सोफ़ा, इंपोर्टेड बेड्स, इंपोर्टेड बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत बनाते हैं, और वो आप ले सकते हैं। और इक्विवेलेंट उसी लेवल के अगर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर हो तो पहला प्रेफरेंस इंडिया को है। ये सारी चीजें करने के बाद मकान बन के तैयार हो गया तो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो सिक्योरिटी सिस्टम में कैमरास वगैरह है, डोर लॉक्स वगैरह है, सेंसर्स है, अलार्म्स है, वो भी होना चाहिए। वैसे तो देखो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगी, चोर आया, चोरी करी, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, बाकी तो बचा पुलिस के हाथ में। तो वो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा वो एक अलग मैटर है, बट फिर भी सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था रखिएगा। जैसी एरिया में आप रहते हैं, तो हमारे राजस्थान में तो ऊपर वाले की दया से काफ़ी सुरक्षित है, तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई देश में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान में रखना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप अपना मकान बनाइएगा। सीसीटीवी कैमराज वगैरह इंस्टॉल करने में फ़ायदा है, सीसीटीवी कैमरा देख के थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है। जो चोर होता है वो थोड़ा अवॉइड करता है कि यार सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। और सीसीटीवी कैमरा भी ऐसी जगह पे लगाइएगा कि ऐसे नहीं कोई भी आदमी उसको डैमेज कर सकता है। और अब इसमें से अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, और आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप लिखिएगा, तो उसको एक एक करके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इसकी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक दे दीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, आपको लगे किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो उनसे शेयर जरूर कर देना यार। शेयर करने से क्या वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, मकान बढ़िया ही बनाना चाहिए बनाओ तो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस मकान में आप खुद रहते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो आपका शरीर जो आपका एक मकान है उसको आप बढ़िया रखिएगा। उसमें एक्सरसाइज करते रहिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।